हमारे बीएड कोर्स के अंदर एक हमारा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके अंदर लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स की। उस यूनिट के अंदर आज मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को क्या है, मेजर ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। एक एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? देखिए, एक लड़का है रवि, ठीक है। वो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाता है कहीं पर। तो वो देखता है रास्ते में एक नदी आती है और वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं है। वो नदी ऐसी है कि आप क्या है उसको बिना नाव के भी पार कर सकते हैं। और रवि को पता था इस नदी की जो गहराई है ना, जो एवरेज गहराई है वो है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी गहराई नहीं है ऑन एन एवरेज, एवरेज गहराई। और उसने देखा मैं अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ और मेरे परिवार की जो एवरेज हाइट है वो है 130 सेंटीमीटर। अब उसने देखा कि नदी की गहराई है 100 सेंटीमीटर और मेरे परिवार की जो बंदे आए हुए हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 130 सेंटीमीटर। हम आराम से नदी को पार कर लेंगे। अब आप देखिए कि जो उसके परिवार में 4 बंदे थे उनकी हाइट कितनी कितनी है। किसी की हाइट है 110। ये आप देख सकते हैं, रेड स्केच पेन से मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, हाइट ऑफ 4 फैमिली मेंबर आर 110 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, यहीं से इसकी एवरेज हाइट निकाली थी। हमने क्या करा, जितनी हाइट दी गई सबको ऐड कर लिया और 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 130। 130 ही मैंने आपको बताया कि उसके परिवार की एवरेज हाइट कितनी है, 130। वो कुछ ऐसे निकल के आई थी। अब हमने देखा इसके ठीक नीचे देखिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है कि हर मीटर पे, मतलब हर मीटर पे नदी की गहराई कितनी है। हमने देखा शुरू में नदी है 70 सेंटीमीटर गहरी, फिर अगले मीटर पे है 90 सेंटीमीटर गहरी, फिर अगले मीटर पे 150 मीटर गहरी, फिर 140 सेंटीमीटर गहरी, फिर 50 सेंटीमीटर गहरी। अब हमने एवरेज डेप्थ निकाल ली, 70 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 50 बटे में 5 करा तो आ गई 100। तो यही मैंने बताया, नदी की ऑन एन एवरेज गहराई क्या है, 100 है। तो रवि क्या कर रहा, एवरेज के बेस पे आगे बढ़ रहा। रवि ने कहा एवरेज जो गहराई है नदी की वो 100 है और मेरे परिवार में जितने बंदे हैं उनकी हाइट जो है, एवरेज हाइट है वो 130 है, मैं आराम से पार कर लूंगा। अब आप क्या है, जो ये नदी की गहराई दी गई है ना, इसकी तरफ देखिए काले स्केच पेन से सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर। सपोज करिए वो नदी के अंदर उतर गया और जैसे ही उसने पैर रखा तो गहराई थी 70 सेंटीमीटर। उसके परिवार में जितने भी बंदे थे वो 70 सेंटीमीटर से बड़े थे, तो आसानी से वो 1 मीटर चल लिया। फिर जैसे ही उसने अगला मीटर स्टार्ट करा, गहराई होगी 90, तो उसके परिवार में सारे बंदे 90 से ऊपर थे, तो वो 90 सेंटीमीटर वाली गहराई को भी सहन कर गया, उसने नदी पार कर ली 2 मीटर। जैसे ही उसने अगला कदम रखा तो गहराई होगी एकदम से 150 सेंटीमीटर। अब उसने देखा उसके घर में जो मेंबर है उसमें 3 मेंबर की जो हाइट है वो तो 150 से कम है। जैसे 110 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है, 108 सेंटीमीटर है, 3 बंदे तो लुढ़क जाएंगे। तो यहाँ पर जो था एवरेज थी वो फेल होगी। मतलब एवरेज हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एवरेज हर बार सही इंफॉर्मेशन दे, ये जरूरी नहीं है। देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि एवरेज हमें हर बार सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब मन में सवाल ये आता, अब हम करें क्या। देखिए, जो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, इसने एवरेज की इसी कमी को पूरी करने की कोशिश करी है। देखिए, डिस्पर्जन करता क्या है, डिस्पर्जन हमें एक आइडिया देता है कि कोई भी वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर तक फैली हुई है, कितनी दूर तक स्प्रेड हो रखी है, कितनी दूर तक स्कैटर्ड हो रखी है। एक डाटा के अंदर, एक ऑब्जर्वेशन के अंदर कितनी वेरिएशंस है, वो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पता चलता है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज ए फेमस स्टोरी ऑफ द रवि हु डिड नॉट नो अबाउट द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, ही वॉज वंस ट्रेवलिंग विद हिज फैमिली एंड हैड टू क्रॉस ए रिवर विदाउट ए बोट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको
समझ भी आ रहा होगा। ही न्यू डैट द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर वाज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वाइल द एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली वाज 130 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने एवरेज हाइट निकाल के दिखा दी है, एवरेज डेप्थ निकाल के दिखा दी है। देखिए इसको मैं पूरा ट्रांसलेट कर चुका हूँ, आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। He therefore decided that he and his family could safely cross the river on foot, but it so happened that the maximum depth of the river was 150 centimeter and the height of the youngest child of the family was only 108 centimeter। आप देख सकते हैं जो नदी की गहराई थी सबसे ज़्यादा वो 150 सेंटीमीटर थी, और उसके परिवार में जो सबसे कम हाइट थी वो थी 108 सेंटीमीटर। तो डूबने के पूरे पूरे चांसेस थे, इसलिए यहाँ पर एवरेज फेल हो गई थी। वी कैन इमेजिन वट हैड हैपन टू दी रवि फैमिली। अब हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं अगर वो एवरेज बेस पर लेकर अगर मान लो नदी में उतरता है तो उसके परिवार के बंदे मर सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब यहाँ पर क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन दी गई है। देखिए एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। देखिए डिस्पर्जन क्या है, हमें एक आइडिया दे देता है कि कोई भी वैल्यू क्या है हमारी सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितनी स्कैटर्ड हो रही है, कितनी स्प्रेड हो रही है, ठीक है जी। एक डाटा के अंदर एक कितने वेरिएशंस हैं वो सब हमें क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू पता चल जाता है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ वेरिएशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्प्रेड एंड स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी और एवरेज। बिल्कुल सेम लाइन लिखी है, यही जो मैंने बताई। It helps to assess the extent to which value in a distribution differ from the average of the distribution। यही मतलब है इसका भी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजर। देखिए एब्सोल्यूट मेजर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है कि कोई भी वैल्यू क्या है सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पर जा रही है, हमें ये पता चल जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। कहने का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है, प्लस इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिखी होती है। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजर्स। दे आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ ए सीरीज एज रुपीज, किलोग्राम, ईयर, मार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। वेरियस एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देख लेते हैं कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इनके बारे में आपको पढ़ना भी है। रेंज के बारे में पढ़ना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में भी पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में भी पढ़ना है, मीन डेविएशन के बारे में भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब हम ये देख लेते हैं रिलेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। They are the measures of dispersion expressed as percentage or ratio of average। देखिए जैसे कि हमने देखा एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखी होती है, लेकिन रिलेटिव मेजर के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती, इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो परसेंटेज में या रेशियो ऑफ एवरेज की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करी जाती है। These measures do not depend on the unit of measurement। ये मेजर क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं होते। अब हम ये देख लेते हैं रिलेटिव मेजर कौन कौन से हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको आने वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ भी सकते हैं। एग्जाम के अंदर कभी भी आपसे रेंज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता देता हूं। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। देखिए डिस्पर्जन को पढ़ने के लिए, डिस्पर्जन को समझने के लिए रेंज सबसे सिंपल मेथड होता है। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट आइटम एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है या कोई डाटा दिया जाता है या कोई ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट आइटम
और लोएस्ट आइटम के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को रेंज बोला जाता है। यही लिखा भी है नीचे, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल का मतलब है लार्जेस्ट आइटम, एस का मतलब है स्मॉलेस्ट आइटम। नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है, रेंज इज डिफाइंड एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए एब्सोल्यूट मेजर जो होते हैं ना उसके अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है जी, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है, प्लस इसके अंदर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होती है। यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है, हमारा आंसर या तो ईयर में आएगा या मंथ में आएगा या डेज में आएगा या मार्क्स में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा या किलोग्राम में आएगा, मतलब कोई ना कोई यूनिट जरूर लगी होगी। रेंज इज डिफाइंड एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है जी, जो भी हमें डाटा दिया जाएगा उसकी जो यूनिट होगी उसी यूनिट के अंदर हमारी रेंज निकल कर आएगी। और रेंज कैसे निकलती है, हमें क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा देना है बस। अब मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में बता देता हूं। देखिए एग्जाम के अंदर आपसे कभी भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक रेंज की तरह कोफिशिएंट ऑफ रेंज की भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है जी। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट we can't use absolute measure but we need a relative measure which is independent of the units of measurement। देखिए जब हमें दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपैरिजन करना पड़ जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, उनके अंदर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। मान लो हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो यूनिट है वो केजी में हो और दूसरे की सेंटीमीटर में हो, तो हम उनके बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हम एब्सोल्यूट मेजर तो यूज कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करें, तो हम करेंगे रिलेटिव मेजर का यूज करेंगे, ठीक है जी। रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स होते हैं, इनके आंसर हमेशा परसेंटेज में आते हैं, रेशो में आते हैं। दिस रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और इस रिलेटिव मेजर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। It is common practice to use coefficient of range even for the comparison of variability of the distribution given in the same unit of the measurement. It is obtained by applying the following formula। इसके अंदर ये कहा गया है, ये जरूरी नहीं है कि जो हमें दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं उनकी यूनिट अलग होगी तभी हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज का यूज करेंगे, नहीं। अगर मान लो यूनिट सेम है तब भी हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज का यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। यहाँ पर एल का मतलब है लार्जेस्ट आइटम, एस का मतलब है स्मॉलेस्ट आइटम। जो हमें डाटा दिया जाएगा उसके अंदर लार्जेस्ट आइटम देखेंगे और स्मॉलेस्ट आइटम देखेंगे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर रेंज कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट आर 12, 15, 32, 25, 17, 36। देखिए हमें क्या है, 6 बच्चों के मार्क्स दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि रेंज निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये मेरी आदत भी है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें कभी भी ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। 12, 15, 17, 25, 32, 36। देखिए कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आपको जो डाटा दिया जाए आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा लेंगे तो आप ही को ही क्या है, सुविधा रहेगी। तो जी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट आइटम माइनस लोएस्ट आइटम। आप इसको ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमने देखा जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई थी, जो हमें आइटम्स दी गई थी उसके अंदर हाईएस्ट आइटम क्या है, 36 मैंने लिख लिया, माइनस लोएस्ट आइटम क्या है, 12 मैंने लिख लिया।
तो हमारी रेंज क्या निकल के आ गई जी, यहाँ पर 36 में से 12 करा तो आ गया 24। 24 क्या आ गया जी हमारा रेंज, हमारी रेंज क्या आ गई जी 24 मार्क्स। ठीक है जी। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप इसको ये भी बोल सकते हैं हाईएस्ट आइटम माइनस लोएस्ट आइटम अपॉन में हाईएस्ट आइटम प्लस में लोएस्ट आइटम। इनका मतलब एक ही है जी, या देसी भाषा में बोलूँ तो बड़े में से छोटे को घटाना है। ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या है सबसे छोटी वैल्यू से घटा देना है। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या थी, लार्जेस्ट वैल्यू थी 36 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 12, पुट कर दी अपॉन में लार्जेस्ट थी 36 प्लस में 12 थी स्मॉलेस्ट, पुट कर दी। 36 माइनस 12 करा तो आ गया 24 अपॉन में 36 प्लस 12 करा तो हो गया 48। दोनों को कैंसिलेशन करा तो ये आ गया 1 अपॉन में 2, ये तो आ गया रेशो 1 अपॉन में 2, 1:2 भी बोल सकते हैं। जब हमने इसको आगे सोल्व करा तो ये आया 0.5, आप इसको 50% भी बोल सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, हमेशा 0 to 1 लाई करता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर रेंज कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 8, 12, 7, 15, 5, 3। तो हमने क्या करा, ये हॉरिजेंटल की फॉर्म में दिया हुआ था, हमने वर्टिकल लिख लिया, मार्क्स लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। देखिए हमें क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कभी भी रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आ जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करना, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए, मतलब जो ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए हैं, हमें इनको बिल्कुल ही इग्नोर मार देना है। ठीक है, हमें क्या है मार्क्स की तरफ सिर्फ ध्यान देना है, जो कि दिए गए ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, हमें सिर्फ इसकी तरफ देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की तरफ नहीं देखना है। आगे भी कभी क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रीट सीरीज का तो आप फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल इग्नोर कर देना, फ्रीक्वेंसी की तरफ तो देखना भी मत। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये मार्क्स दिए गए हैं इसके अंदर देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और स्मॉलेस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। हमने देखा हाईएस्ट मार्क्स हैं 30 और स्मॉलेस्ट मार्क्स हैं, लोएस्ट मार्क्स है 5। तो हम यहीं से रेंज निकाल लेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 30, स्मॉलेस्ट क्या थी 5, 30 में से 5 गए तो आ गया 25, हमारी रेंज क्या आ गई जी 25 मार्क्स। अब हम क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस। अब हमारा L क्या है 30 माइनस S क्या है 5, पुट कर लिया, अपॉन में 30 प्लस 5 कर लिया। हमने इसको सोल्व करा, 30 में से 5 गई तो आया 25, अपॉन में 30 प्लस 5 करा तो आ गया 37। 25/35 को सोल्व करा तो आया 5/7। तो हमारा रेशो की फॉर्म में क्या आंसर आ गया 5:7। जब हमने इसको आगे सोल्व करा तो पॉइंट में आ गया 0.714। जब हमने इसको आगे सोल्व करा तो ये आ गया 71.4%। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 4, 8, 13, 10, 8, 7। तो हमें जो ये डाटा हॉरिजेंटल दिया गया था मैंने वर्टिकल लिख लिया, मार्क्स लिख लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख लिए। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी आपको क्या है बिल्कुल सेम काम करना है जो आपने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर करा था। इसके अंदर भी आपको क्या है फ्रीक्वेंसी को टोटल इग्नोर मारना है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी की तरफ तो आपको देखना ही नहीं, फ्रीक्वेंसी के बेस पर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर देखनी है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अंदर भी हमने ये देखनी है
लोअर लिमिट कौन सी है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसके अंदर लोअर लिमिट कितनी है, और जो लास्ट वाली क्लास इंटरवल है उसके अंदर अपर लिमिट कितनी है। ठीक है जी, सिर्फ यही दो चीजें हमें देखनी है। यहां पर मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारी जो टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल है वो 9-10 तरह की होती है। तो आपको क्या है, सभी क्लास इंटरवल को सबसे पहले क्या है, नॉर्मल क्लास इंटरवल करना है। अगर मान लो इक्वल क्लास इंटरवल बनानी है आपको, अगर मान लो कोई अनइक्वल क्लास इंटरवल दी गई है तो सबसे पहले क्या करिए, उसको इक्वल बनाइए। ठीक है जी, क्लास इंटरवल आधी अधूरी दे दी जाती है कई बार, तो आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर बाई चांस की बात थी, हमें बिल्कुल बढ़िया और इक्वल क्लास इंटरवल दी गई है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो सही है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हमने देखा, हमारी जो सबसे लास्ट वाली क्लास इंटरवल के अंदर अपर लिमिट है वो कितनी है, 60, हमने लिख ली। हमने देखा जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसके अंदर लोअर लिमिट क्या है, 0, हमने लिख ली। 60 माइनस 0 करा तो आ गया 60, तो हमारी रेंज क्या आ गई जी यहाँ पर, 60 मार्क्स। ठीक है जी, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। एल क्या है 60, माइनस एस क्या है 0, पुट कर लिया, अपॉन में एल क्या है 60 प्लस एस क्या है 0। 60 माइनस 0 करा तो आ गया 60, 60 प्लस 0 करा तो आ गया 0, 60 और 60 को कैंसिलेशन करा तो आ गया 1, 1 अपॉन में 1। हमारा रेशो क्या आ गया जी, 1:1, और इसको सोल्व करा तो आ गया 1, और वैसे परसेंटेज में क्या आ गया, 100%। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जरूर समझ आ गया होगा।